हेलो स्टूडेंट्स। जैसे ही सीबीएसई का नया स्पेशल असेसमेंट आया है इस साल क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक बात आ रही है कि हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा अभी जुलाई आ चुका है और जो हमारे एग्ज़ाम है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी होने वाले हैं। तो बेटा देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो से बताना चाहता हूँ कि हम कैसे किस बेस पे पढ़ना स्टार्ट करें कि हमारा जो कंसेप्ट है उसके साथ हमारे मार्क्स पे भी इम्पैक्ट आए। देखिए क्या है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं था कि हमारा एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। क्योंकि सीबीएसई का जो नया सर्कुलर आया है उस पर हमें एक बात समझने को यहाँ जरूर मिलती है कि जो आपका पेपर है वो 90 मिनट्स का होने वाला है, और 90 मिनट्स में जो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये एक चेंज है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं बहुत दुविधा है या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अब हम कैसे करें जो हमारे मार्क्स अच्छे आए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास जितने भी मंथ हैं, अभी आपके पास 4.5 से 5 महीने बचे हुए हैं आप लोगों के पास। तो करने की क्या जरूरत है, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 4 से 5 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज है कि आप लोग जो आपके पास एनसीईआरटी की आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, अभी हमारे पास सिलेबस हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है 1 to 6 चैप्टर्स आप लोगों का टर्म 1 में आना चाहिए, क्योंकि टर्म 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेशन फंक्शन से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक, उसमें सारे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का जो टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें पहले 6 चैप्टर ही आएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आप लोगों को एनसीईआरटी में जितने भी लाइंस हैं, एक एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन के साथ आप लोगों को नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे आप लोगों से बेटा वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो इन बिटवीन द पैराग्राफ्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि एनसीईआरटी के जितने भी लाइन है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह बेनिफिशियल रहेगा। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी की एक और बुक आती है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन हैं, इन क्वेश्चनों को आपको जरूर करने हैं। क्यों? क्योंकि जो 15 से 20% जिस अबव एवरेज क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आने के 100% चांसेस हैं। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी नोट्स के साथ साथ जो एग्जाम्पलर हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात आ रहे होंगे कि जैसे कि अभी हमारे पास जो नया भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के आते थे। तो अब जो पेपर आने वाला है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्कर आएंगे या 2 मार्कर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। मैक्सिमम 1 होंगे या मैक्सिमम मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 2 होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी, अब तो 5 मार्क के क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं। तो ये चीज आपको मन से हटा देनी है बेटा। 5 मार्कर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या रहेगा, जो आपके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस थे, केस बेस्ड, उसके क्वेश्चन जो भी हैं, अब आपके वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 4 to 5 मार्कर हो सकते हैं। जैसे कि अभी भी अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 5 होते हैं, जिसमें आप लोगों को 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, कि आप लोगों के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सपोज मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ 1 मार्कर पढ़ते हैं। नहीं, जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये बात आप लोगों के मन में रहना चाहिए कि जो 1 मार्कर क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 4 to 5 मार्कर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बस उसमें जैसे कि सपोज हमारे पास क्या होता था, गिवन वॉल्यूम होता था, हमें सरफेस एरिया मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना था, तो आपके पास सारे पार्ट्स वो लिखे हुए आ जाएंगे कि आप लोगों का टाइम अगर कंज्यूम हो रहा है तो वहां पे आपको 4 मार्कर क्वेश्चंस मिल जाए। अब बात करते हैं चैप्टर टू चैप्टर की क्या हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है आराम से 4 to 5 मार्कर्स में। तो ये बात आप लोगों के मन से हटा देनी है कि हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट्स, ऐसा नहीं है, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ना है।
अब बात करते हैं चैप्टर टू चैप्टर। अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ रिलेशन फंक्शंस में, तो देखिए रिलेशन फंक्शन में ये चीज़ तो एक हमें सबसे क्लियर हो चुकी है कि प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आप प्रूफ करिए ये इक्विवेलेंस क्लास है, या प्रूफ करिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ करिए यहाँ पर कि ये वन वन ऑन टू फंक्शंस है, ऑब्जेक्टिव है। तो प्रूफ वगैरह क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, चाहे वो चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 2 की बात करें, या जितने भी क्वेश्चंस की बात करते हैं 90 मार्क्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 90 मिनट्स में होने वाला है तो वहाँ पे प्रूफ नहीं आएगा। दूसरी बात, रिलेशन फंक्शंस में आप लोगों को सबसे अच्छी वजह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस क्लास से आप लोगों का क्वेश्चन 100% आएगा। इक्विवेलेंस क्लास से आप लोगों का क्वेश्चन आना ही आना है, ये टॉपिक आप लोग ढंग से करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव कितने फंक्शन हो सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कितने हो सकते हैं, या फिर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, ट्रू फॉल्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो नंबर ऑफ कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इक्विवेलेंस क्लास के अलावा। ये एक चीज आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। फंक्शंस में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ये दो तीन चीजें आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आप लोगों के पास डोमेन और रेंज को याद बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर एक बनेगा डोमेन रेंज से। वहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो ये चीज आप लोगों चैप्टर 2 में ध्यान रखना है। मैट्रिसेस में आते हैं। मैट्रिसेस में ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं ऐसी। मैट्रिसेस में आप लोगों के पास बेसिक जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो पता होना चाहिए, जितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये आपका पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला जैसे हमारे पास होता है कि डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन, ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं के ए का फॉर्मूला हमारे पास बनता है के पावर n इंटू ए, ऐसे ही फॉर्मूला बनता है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो यहाँ से आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर 5 से बात करते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के पास। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के बनेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या नंबर ऑफ पॉइंट कितने ऐसे हैं जिसपे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ से बनेंगे। चेन रूल से क्वेश्चन आपके पास जरूर बन के जाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि 100% आप लोगों के क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आएगा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऐसी के की वैल्यू बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए। ऐसे टेंजेंट नॉर्मल में आपके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का भी क्वेश्चन आपका केस स्टडीज का बन सकता है, वहां पे आपके पास दे दिया जाएगा क्वेश्चंस और 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से आपके पास आएगा वो आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वहां से भी आपके पास 100% क्वेश्चन बनेगा बनेगा। रॉल्स थ्योरम का भी आपको पास ये बात ध्यान में रखना है कि रॉल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, लैग्रांज ने स्टेटमेंट क्या दी थी। तो ये सब जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मैं अभी जो आपका एग्जाम नवंबर में होगा तो मैं आपका सितंबर में एक वीडियो और लेके आऊंगा इसी टॉपिक का कि आप लोगों ने क्या बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज की वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मन में ये रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अच्छा, मैं आपके पास एक गोल्डन रूल बता रहा हूं जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की पार्ट 1 बुक प्लस एग्जाम्पलर की बुक, अगर आपने ये दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो 100% मैं श्योर हूं इस बात के लिए कि आपका पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं कर सकते हैं। आप 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा कि अभी से एक छोटी सी डायरी आप लोग खरीद के रखें 5 रुपीज की या 10 रुपीज की, उसमें आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज रहती है कि लास्ट टाइम पे हमारे पास सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने के लिए रहेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है
10 मार्क्स के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये डायरी आप रखेंगे या आप नोट्स बनाते रहेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया है। जो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में अटेम्प्ट नहीं होता है उस पर आप क्रॉस लगाइए, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि हम लोग जब एग्जाम होता है तो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सपोज एनसीईआरटी में आपके पास किसी चैप्टर में 4 क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट कर लिया, बहुत बढ़िया, सेकंड कर लिया, आपसे थर्ड नहीं हुआ, थर्ड पे सर्कल बना लीजिए और इस डायरी में नोट लिखिए कि एनसीईआरटी का डैश डैश चैप्टर था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता। तो जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज करेंगे, फिर से 1 to 4 नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 to 4 आपसे अभी हो गया है तो 99% 100% है ये बात उम्मीद कि आपसे 1 से 2 महीने बाद भी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये डायरी आपके लिए इस चीज के लिए रहेगी कि आप इस पे फोकस करेंगे, आपका कंप्लीट वो हो जाएगा। और आप लोग जरूर नोट्स में सिर्फ फॉर्मूले बना के रखेंगे जिससे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप एनसीईआरटी की पार्ट 1 प्लस एग्जाम्पलर अगर एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेते हैं, छोड़ दीजिए आर डी शर्मा, छोड़ दीजिए एमएल अग्रवाल, छोड़ दीजिए आर एस अग्रवाल, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात आप ध्यान रख लीजिए, मैं 100% श्योर हूं इस बात के लिए, बाद में आप लोगों को इस बात का कोई अफसोस ना हो, इसलिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ गया हूं कि आप लोग एनसीईआरटी की पार्ट 1 प्लस एग्जाम्पलर अगर आपने ढंग से पढ़ ली है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 100% एग्जाम उसी में से आएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे और अगर आप इससे चलते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।